हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का जो मेरा डिस्कशन है वो ये 3 सेंटेंस है। आप ये 3 सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से आप देखिए। नंबर 1, भारत एक गरीब देश था। नंबर 2, भारत एक गरीब देश है। नंबर 3, भारत एक गरीब देश रहेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो केवल एक टेंस का फर्क है, टेंस की बात है, यानी कि काल, समय। ये भूतकाल है यानी था, ये वर्तमान काल है और ये भविष्य काल रहेगा। ये बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा गहराई में इस चीज को समझेंगे तो मैं आपको एहसास ये कराना चाहता हूं कि भारत एक गरीब देश था। ये कहा जाता है कि भारत एक गरीब देश था। भारत एक गरीब देश है, यानी वर्तमान में भी यही भाषा, यही शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं कि भारत एक गरीब देश है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप लोग सोचिए कि 1947 में हम आजाद हो गए, यानी देश आजाद हो गया। देश आजाद हुआ, लेकिन इस देश की जो जनता है वो आज भी गुलाम ही है। यानी भारत एक गरीब देश था। 1947 में भारत एक गरीब वो देश था, लेकिन उस समय पे करोड़ों रुपए ये पाकिस्तान को दिए थे। इसी ये गरीब देश ने उस समय पे करोड़ों रुपए इसी का टूट के दूसरा भाग जो बना था पाकिस्तान, उसको दिए थे। लेकिन फिर भी ये कहा गया कि भारत एक गरीब देश था। उसके बाद 1970 में ये नारा दिया गया कि देश से गरीबी हटाओ। 1970 में ये नारा दिया गया, लेकिन 1970 से आते आते 2022 आ चुका है। अभी तक भी ये भारत देश वो गरीब है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि ये गरीब है? वो इसलिए कि हमारे देश में देश के रक्षकों के लिए पैसा नहीं है, देश की सेना के लिए पैसा नहीं है, शिक्षा के लिए पैसा नहीं है, स्वास्थ्य के लिए पैसा नहीं है। सब, अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, किसी भी सुविधा के लिए देश के पास वो बजट नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आज सबसे ये बड़ा जो आंदोलन अब देश में हो रहा है, सेना यानी देश के रक्षक, उनके लिए देश की सरकार के पास वो बजट नहीं है। यानी सेना के लिए सैलरी और पेंशन, उनके ऊपर यह विचार किया जा रहा है कि देश की इनकम का एक बहुत ये बड़ा हिस्सा सेना की सैलरी और पेंशन पे खर्च हो रहा है। यानी कि आज भी मेरा ये जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, वो सही साबित हो रहा है कि भारत एक गरीब देश है, आज भी गरीब है। क्योंकि जब देश की सेना के लिए, वो देश के लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। आप रोड पे चलते हैं तो टोल टैक्स आप पे करते हैं, और सेना के यानी देश के रक्षकों के लिए सैलरी के ऊपर विचार हो रहा है, पेंशन के ऊपर ये विचार हो रहा है कि देश की इनकम का बहुत मोटा हिस्सा सेना की सैलरी और पेंशन पे खर्च हो रहा है। सेना का आधुनिकीकरण होना चाहिए। उसके लिए जो पैसा है वो उसकी सैलरी और पेंशन में से, यानी सेना के बजट में से ही निकल जाना चाहिए। और उसके लिए एक नई स्कीम आई, अग्निपथ। अग्निपथ स्कीम आप सभी को पता है कि इस स्कीम से अग्निवीर भर्ती होंगे, यानी जो सैनिक होंगे, जो देश के जो जवान होते थे, उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। इस समय देश की जो युवा शक्ति है वो रोड पे है, सड़क पे है, आंदोलनरत है, यानी उनकी नींद उड़ी हुई है इस अग्निपथ योजना की वजह से।
ये योजना क्या है, अग्निवीर क्या है, आप लोगों को सब पता है। मैं यहाँ ये नहीं बताऊंगा कि अग्निपथ योजना क्या है, अग्निवीर जो है ये क्या होंगे, लेकिन मैं आपको आज सिर्फ ये 3 वाक्यों का डिस्कशन मैं करूंगा कि ये देश ये गरीब था, ये गरीब है और ये गरीब ही रहेगा, क्योंकि सत्ता के केंद्र में बैठे हुए जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि ये देश इस शब्द से बाहर आए। ये गरीबी शब्द इस देश में ये जब तक रहेगा उस समय तक सत्ता की चाबी इन लोगों के पास रहेगी। मेरा अर्थ वो किसी पार्टी विशेष से नहीं है, सत्ता में कोई भी पार्टी हो, ये शब्द सत्ता की चाबी है। ये गरीबी और गरीब, जब भी सत्ता पक्ष को घेरना होता है तो विपक्ष का हथियार होता है ये शब्द, और जब सत्ता पक्ष को अपनी कोई राजनीतिक रोटियां सेकनी होती है तो सत्ता पक्ष का हथियार यही एक शब्द होता है। इसलिए ये शब्द इस भारत से कभी समाप्त नहीं होगा, ना ये शब्द समाप्त होगा और ना ही इस देश से जो गरीबी समाप्त होगी। ये देश इतना ये गरीब है तो कैसे है और कौन लोग गरीब है, क्या ये वास्तव में गरीबी है, इसकी पूरी की पूरी व्याख्या मैं आप लोगों को बताता हूं। ये देश इतना गरीब था कि 1947 से लेकर 2022 तक इतने घोटाले हो चुके हैं। जब ये गरीब था तो फिर घोटालों में हजारों करोड़ की जो घोटाले हैं वो रकम कहां से आई? ये आज भी गरीब है, आज भी गरीब है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि मेरा देश आज भी गरीब है। वो कैसा गरीब है उस चीज को समझते हैं। अब यहां देखिए, अब मैं आप लोगों को जो समझाना चाहता हूं वो क्या चीज है। सेना की सैलरी और पेंशन, सेना को छोड़ दीजिए, आप हर एक डिपार्टमेंट की बात कीजिए। आज देश में कितनी बेरोजगारी है, एमटेक, एमबीबीएस, यानी ये बड़ी बड़ी जो डिग्रियां हैं बच्चों के पास और वो सड़क पर घूम रहा है, यानी कि बेरोजगार है। इतना शिक्षा लेने के बाद भी जब उनको रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो समझना चाहिए कि ये देश बहुत ज्यादा ही गरीब है। यानी उनको सैलरी वो देने के लिए इस देश के पास आर्थिक संसाधन उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये हमारे जो राज्य हैं, जो पूरी लिस्ट मैंने यहां राज्यों की लिखी हुई है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये जो राज्यों के नाम और उनके सामने कुछ अंक लिखे हैं, ये उन राज्यों में हमारे जो ये माननीय विधायक हैं, ये माननीय इसलिए मैंने कहा कि वो बहुत सम्मानित होते हैं। हमारे देश में 4th क्लास का चपरासी होता है, उसके लिए भी जो योग्यताएं हैं वो निश्चित है। और अगर हम सेना की बात करें तो सेना तो बहुत महान है, सम्मानित है। आज की ये वर्तमान जो सरकार है और जो पीछे भी सरकारें गई हैं, सेना की विश्वसनीयता की बात कीजिए तो 1947 में देश के आजाद होते हुए सेना ने युद्ध लड़ा। 1962 में चीन के साथ में युद्ध लड़ा और हथियारों के बिना लड़ा। सेना की बहादुरी पर कोई शक नहीं कर सकता। 1962 में लड़ा, 1971 में उस समय की जो वो सरकार थी और जो पार्टी आज भी है, वो सेना की उस महानता का जो भी क्रेडिट वो लेती है कि हमने ये देश के 2 टुकड़े कर दिए, वो सेना का ही प्रकरण था। उसके बाद कारगिल, आप लोगों को भी याद होगा, 71, 62, 47, ये सब हिस्टोरिकल है, आप लोगों को याद कहाँ होगी, लेकिन कारगिल युद्ध तो आपको याद होगा। सेना का शौर्य और जो पराक्रम था देखने लायक था। तो सेना पे कोई शक नहीं कर सकता। हम लोग सोए हुए हैं घरों में, हम लोग कहीं भी मंच पे खड़े होके आराम से बोल देते हैं जय हिंद,
ये भारत माता की जय। लेकिन ये उन लोगों के दम पे हम बोलते हैं जो कि बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। दो फ्रंट खुले हुए हैं देश के सामने, उधर से ये चाइना, इधर से पाकिस्तान। और भी छोटे मोटे देश आके वो धमकियां दे जाते हैं, लेकिन हमारी सेना वो बहादुर थी, आज भी बहादुर है। लेकिन ये जो योजना आई अभी, यानी जिस पे आंदोलन हो रहा है, पूरा देश का युवा जो भड़का हुआ है, मैं उसके पक्ष में नहीं हूं, ना ही मैं उस ओर जाना चाहता हूं कि वो क्यों भड़का हुआ है, क्या रीजन है, वो सही है या गलत है। मैं उस पक्ष में नहीं हूं। मैं सिर्फ इस पक्ष को देखना चाहता हूं कि ये योजना दो बिंदुओं को लेके आई है कि सेना हमेशा ही यंग होनी चाहिए, यानी कि 4 साल के बाद में जो रिटायरमेंट होगा उसका मेन जो मोटिव है वो यही है कि हमारी सेना में जो यंग ब्लड है वो सबसे ज्यादा रहे। एक पॉइंट तो ये है, सही है, वाजिब है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब वो सेना से बाहर जाए 4 साल के बाद, तो उनको ना पेंशन देने की जरूरत है, ये 11-12 लाख रुपए उनको देंगे, वो एक अलग चीज है। तो उनको पेंशन, एक्सपेंसेस, वो सब वो देने के लिए बजट नहीं है। यानी मेरा जो मेन ये बिंदु है वो ये बजट को लेके है कि देश के पास वो पैसा नहीं है। लेकिन हमारे जो ये अलग अलग राज्य हैं, आप लोग ये ध्यान से वो देखिए कि कोई राज्य मैंने शायद ये भारत से बाहर का तो नहीं लिख दिया, ये सभी ये भारत के राज्य हैं। और भारत के राज्यों में वो जितने भी माननीय विधायक हैं, उनकी जो सैलरी है वो सबसे हाईएस्ट सैलरी है वो तेलंगाना राज्य की है। ये तेलंगाना राज्य में एक वो विधायक की सैलरी और उनको जो भत्ते एक महीने में दिए जाते हैं, यहां मैंने वो टोटल लिखे हैं, सैलरी प्लस उनका जो भी एक्सपेंसेस, अलाउंसेस जो भी होते हैं वो सब लिखे हैं। यहां है तेलंगाना में वो 2.5 लाख रुपया एक महीने का। एक सैनिक के ऊपर जो खर्च आता है गवर्नमेंट का, वो सैनिक इतने लेवल से गुजर के सेना में जाता है, वो जो 12th पास करता है, उसके बाद फिर फिजिकल पास करता है, मेडिकल पास करता है, रिटन टेस्ट देता है, और उसकी एक एज लिमिट होती है, और उसकी नौकरी में जाने की भी लिमिट है, और वहां से रिटायरमेंट की भी लिमिट है। हमारे ये माननीयों की सिलेक्शन की उम्र है, लेकिन योग्यता, शिक्षा, जहां तक कि मेरी वो जानकारी है कि वो निश्चित नहीं है। यानी एक इलिटरेट, अनपढ़ भी ये माननीय विधायक हो सकता है, लेकिन एक इलिटरेट सेना में वो नहीं जा सकता। उसके बाद में रिटायरमेंट की, सेना की हर डिपार्टमेंट की एक फिक्स एज होती है, लेकिन ये पॉलिटिक्स एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जिसमें रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं होती है। आ जाइए देख लीजिए सैलरी क्या है। ये है तेलंगाना में 2.5 लाख, यहाँ पे दिल्ली में 2,10,000, यूपी में 1,87,000 रुपया एक महीने का। यूपी के बाद में आते हैं जम्मू एंड कश्मीर 1,60,000, उत्तराखंड 1,60,000, आंध्र प्रदेश 1,30,000। ये याद रहे, ये एक महीने का हमारे ये माननीयों की सैलरी प्लस अलाउंसेस है। हिमाचल में 1,25,000 यानी 1,00,000 कह सकते हैं। ये राजस्थान में भी सेम। ये यहाँ गोवा में 1,17,000, हरियाणा में 1,15,000, पंजाब में 1,14,000, ये झारखंड में 1,11,000, एमपी में 1,10,000। ये हमारे ये माननीयों की सैलरी है, वेतन है, एक महीने का एक्सपेंसेस है जो इन राज्यों की सरकार एक वो माननीय को हर महीने देती है। इधर छत्तीसगढ़ में 1,10,000, ये बिहार में 1,14,000, बंगाल में 1,13,000, तमिलनाडु में
ये 5,000। अब ये जो है तमिलनाडु के बाद में ये कर्नाटका में ये माननीयों की सैलरी 1 लाख से नीचे आ जाती है, यानी 98,000। सिक्किम में 86,000, केरला में 70, ये जो है गुजरात में ये 65,000। यहां एक चीज और बता दूं मैं आपको गुजरात के बाद, ये जो गुजरात आया तो यहां मुझे एक चीज और याद आई। ये माननीयों की जो सैलरी है, ये 5 साल तक माननीय रहने के बाद अगर फिर दोबारा से ये माननीय नहीं बन पाए तो फिर इन लोगों की ये वो पेंशन दी जाती है। ये पेंशन जो है अलग अलग राज्यों में अलग होती है, लेकिन ये गुजरात ऐसा राज्य है जो कि पेंशन नहीं देता है, केवल सैलरी देता है। अब यहां पेंशन की बात आई तो आप थोड़ा सा पेंशन का सिस्टम भी समझा दूं, इस टॉपिक को रोक देता हूं बीच में। तो ये पेंशन क्या है? माननीयों की ये 5 साल तक की हर महीने इनको इतना अलाउंस उनको जो है मिलेगा, लेकिन ये 5 साल के बाद अगर वो विधायक नहीं रह पाए तो आजीवन उनको फिर आजीवन ये पेंशन मिलती रहेगी। ये हर राज्य में है, ये गुजरात में नहीं है, आजीवन ये मिलती रहेगी। और एक चीज और समझ लीजिए यहां कि अगर वो विधायक के बाद अगर वो सांसद बन जाता है, ऐसा भी हो जाता है कि एक बार वो विधायक रहा, फिर वो 1-2 साल बाद फिर सांसद हो गया एक ही आदमी, तो ये विधायक की वो पेंशन उसको वो मिलती रहेगी। वो सांसद हो गया तो उसको सांसद की सैलरी मिलना शुरू हो जाती है। सांसद की सैलरी ये प्लस ये विधायक की वो पेंशन दोनों मिलेगी। अब मान लिया वो ये 5 साल तक सांसद रहा और सांसद रहने के बाद वो रिटायर हो गया, यानी फिर वो सांसद ना हो पाया ना विधायक हो पाया, तो अब उसको एक और एक दो पेंशन एक साथ में मिलती रहेगी, यानी कि विधायक की पेंशन भी मिलेगी और उसको सांसद की पेंशन भी मिलेगी आजीवन। और उसके जाने के बाद यानी कि मृत्यु के बाद ये पेंशन फिर उसकी फैमिली को मिलती रहेगी आधा, ये 1/2। ये देखिए इतना ये गरीब देश है कि एक आदमी को ये विधायक की पेंशन भी मिलेगी और संसद की पेंशन भी मिलेगी, लेकिन एक सेना के सैनिक को ये जवान को 4 साल के बाद में रिटायरमेंट और नो पेंशन, नो रैंक, नो पेंशन। अब आ जाइए और थोड़ा आगे आइए। ये विधायक की 1 महीने की अलाउंसेस है, सैलरी प्लस और भी भत्ते इसमें होते हैं, वो सब कुछ है। उसके बाद में विधायक निधि भी मिलती है और ये विधायक निधि अपने क्षेत्र के विकास के लिए होती है। और उसके साथ क्या खेल होता है ये भी आप लोगों को पता है, लेकिन एक और पॉइंट मैं आप लोगों को बता दूं कि राज्य का जो सीएम होता है वो भी विधायक होता है, या तो वो एमएलए होता है या फिर एमएलसी होता है। हाँ, तो यहां से आगे ये गुजरात पे ये सैलरी और अलाउंसेस की चीजें अटक गई थी। ये गुजरात से आगे उड़ीसा में माननीयों का जो एक ये महीने का अलाउंसेस है वो है 62,000। ये मेघालय में 59,000, और ये जो है पांडिचेरी में 50 यानी कि 50,000, अरुणाचल में 49,000, और ये जो है मिजोरम में 47,000, आसाम में ये 42,000, और यहाँ ये मणिपुर में 37,000, ये नागालैंड में 36,000, और लास्ट सबसे जो गरीब राज्य आप भी कह सकते हैं मैं भी कह सकता हूँ वो त्रिपुरा। यहाँ के ये माननीयों की जो सैलरी एक ये महीने का अलाउंसेस है वो केवल 34,000 है। यहाँ ये तेलंगाना में अजीब खेल है, 2.5 लाख रुपया एक माननीय को एक महीने का वो मिलता है, लेकिन सैलरी जो शो की जाती है वो केवल 20,000 है। केवल 20,000 की सैलरी है। और
पूरा जो ये महीने का उनको वो पे किया जाता है वो 2.5 लाख है। तो ये आपने देखा कि कितना गरीब देश है, कि इतने वो गरीब देश में इन माननीयों के लिए इतनी मोटी मोटी सैलरी उपलब्ध है। ये मोटी कहूं या इनको छोटी कहूं, क्योंकि उन लोगों के सामने ये अमाउंट कुछ भी नहीं है। उनका इलेक्शन के टाइम का यदि एफिडेविट, उनका जो घोषणा पत्र है वो उठा के आप लोग वो देखें, तो कोई भी राज्य में कोई भी माननीय ये विधायक जो होते, मैं सांसदों पे नहीं जा रहा हूं, क्योंकि हमारे देश का सांसद तो राजा होता है, मैं तो केवल ये विधायकों की बात कर रहा हूं। ये छोटे राजा होते हैं, इनके जो एफिडेविट होते हैं उसमें इनके पास अरबों रुपए की संपत्ति होती है, अरबों रुपए की संपत्ति, और उनकी योग्यता, उनकी उम्र, यानी वो आजीवन नेता, वो विधायक, वो मंत्री रह सकते हैं। सेना में अभी ये जो लॉजिक दिया जा रहा है कि सेना को जवान, वो यंग बनाना है। 18 साल का जो युवा सेना में भर्ती होगा वो 22 साल में रिटायर हो जाएगा, यानी बिल्कुल एक जो यंग एनर्जी होगी सेना में। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे, हालांकि सवाल करने का मैं वो छोटा आदमी हूं, मुझे हक नहीं है, लेकिन हमारे देश के जो रक्षा वो मंत्री हैं उनकी उम्र 70 साल है। 70 साल के रक्षा मंत्री हैं। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी उम्र 71 साल है। एक सेना का सैनिक या कोई भी पोस्ट पे 70 साल या 71 साल तक नहीं रहता है। यहां जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, सैलरी ऑफ सीएम, अलग अलग राज्यों में जो सीएम होते हैं उनकी जो सैलरी होती है वो क्या है। सबसे टॉप पे वही, जैसे कि ये विधायकों की सैलरी है वो तेलंगाना में सबसे ज्यादा है, 2.5 लाख रुपए एक महीने का सैलरी प्लस अलाउंसेस। ऐसे ही ये तेलंगाना के जो सीएम है उनकी सैलरी 4,10,000 पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। उसके बाद में दिल्ली में 3,90,000, यानी कि वो केजरीवाल की जो सैलरी है वो 3,90,000 है। यूपी के जो सीएम हमारे ये योगी बाबा है वो पता नहीं क्या ले रहे हैं या वो जो नहीं ले रहे हैं, लेकिन सीएम की सैलरी 3,65,000 है। ये महाराष्ट्र के सीएम की सैलरी 3,40,000, आंध्र प्रदेश में 3.25 लाख, ये गुजरात में 3,21,000, हिमाचल में 3,10,000, हरियाणा में जो सीएम की सैलरी है खट्टर साहब की 2,88,000, एमपी में 2,55,000, झारखंड का जो सीएम है उसकी सैलरी है 2,72,000, ये छत्तीसगढ़ 2,30,000, और ये पंजाब में भी वही है, ये गोवा में 2 लाख, ये वो 20,000। ये बिहार के जो सीएम है वो नीतीश जी, उनकी सैलरी 2 लाख, ये 15,000, तमिलनाडु में 2 लाख, ये 5,000, कर्नाटक के सीएम की सैलरी है 2 लाख, सिक्किम में 1 लाख, ये 90,000, केरला में 1 लाख, तो वो 85,000, और राजस्थान के सीएम जो गहलोत जी हैं उनकी सैलरी है 2.25 लाख, यानी कि 1 लाख, ये 75,000, और उत्तराखंड के जो सीएम हैं उनकी सैलरी 2,04,000, आसाम में 1,60,000, उड़ीसा में भी सेम, ये मेघालय में वो 1.5 लाख, अरुणाचल में 1 लाख, वो 33,000, ये जो मणिपुर के जो सीएम है उनकी सैलरी 1 लाख, वो 20,000, और सेम यही सैलरी ये पांडिचेरी में है। ये ममता वो दीदी का जो स्टेट है बंगाल, उसकी उनकी यानी कि ये वो जो ममता दीदी की जो सैलरी है 1,17,000, ये नागालैंड के जो सीएम है उनकी सैलरी 1 लाख, वो 10,000, और जो मिजोरम के सीएम की सैलरी 1,14,000। यहाँ भी नंबर लास्ट पे जो है वो यही गरीब राज्य है, वो त्रिपुरा
यहाँ के सीएम की, आप लोगों को याद है कि यहाँ के जो है विधायक की जो सैलरी है सबसे नीचे है, कम है। इसी ऐसा ही यहाँ सीएम की सैलरी भी 1,05,000 है। अब एक और जानकारी आप लोगों को मैं दे दूं कि सीएम की जो सैलरी होती है, उसकी जो सैलरी है उसमें, यानी सीएम की जो टोटल सैलरी है, सैलरी ऑफ सीएम एंड प्लस सैलरी ऑफ एमएलए और एमएलसी, वो एमएलए है या एमएलसी है, उसका सैलरी अभी आपने जो लिखा था, पहले बोर्ड पे लिखा था वो, यानी कि एक एग्जांपल आप यही ले लीजिए, ये तेलंगाना का, यहाँ की वो माननीय की जो सैलरी है एक महीने के अलाउंसेस प्लस 2.5 लाख रुपए है, और जो सीएम की सैलरी है, क्योंकि सीएम भी विधायक ही होता है, यानी कि उसकी सैलरी वो विधायक की सैलरी भी होगी और प्लस सीएम की सैलरी भी होगी। ये देश बहुत ही गरीब देश है। आप समझ लीजिए कि सीएम जो कहाँ का है, वो तेलंगाना का है, उसकी सैलरी क्या होगी कि 4,10,000 एक, और 2,50,000 उसका एमएलए की सैलरी होगी। यानी कि जितने भी मंत्री हैं उनकी अलग से होती है, वो विधायक का तो उनका वो जन्म सिद्ध अधिकार है जो विधायक की उनकी सैलरी है, यानी कि 6,60,000 की सैलरी यहाँ के सीएम की है। और ये देश बहुत ही गरीब है। यहाँ के सैनिक को, यहाँ के जो जवान को, जो कि सर्जिकल स्ट्राइक भी करता है, देश का नाम ऊंचा भी करता है, देश का सम्मान से सर ऊंचा, जो देश के लिए शहीद हो जाता है, वो तिरंगे में लिपट के आता है, उसके सम्मान के लिए, उसकी सैलरी के लिए। यहाँ हमारे वो देश में पैसा नहीं है, यानी कि ये गरीब देश है। उसकी सैलरी और पेंशन के लिए, सैलरी प्लस उसकी जो वो पेंशन है, किसकी, एक सैनिक की, एक जवान की, उसके लिए पैसा नहीं है। उसके लिए अग्निपथ, उसके लिए अग्निपथ, अग्निवीर, नई नई योजना है, क्योंकि देश के पास में पैसा नहीं है। एक सीएम की सैलरी 6,60,000, और बाकी चीजों को मैं नहीं छेड़ रहा हूं, केवल मैंने तो स्टेट के विधायकों को छेड़ा है। संसद और देश की ये संसद में बैठे हुए जो मंत्री लोग, वे तो बड़ी चीज है, लेकिन एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया। फिर मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि ये योजना क्या है, क्यों है। मैं उस पक्ष में नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये देश इतना वो गरीब है कि हम लोगों के पास में पैसा नहीं है। देश ये गरीब था, ये गरीब है, और ये गरीब ही रहेगा, क्योंकि ये पैसा देश के राजाओं के लिए है, आम जनता के लिए नहीं है। ये जनता 1947 में भी गुलाम थी, ये आज भी गुलाम है। देश आजाद हुआ ये राजाओं के लिए, ये राजा उस समय भी आजाद थे, आज भी आजाद है। ये जनता 47 में भी गुलाम थी, आज भी गुलाम है, और ये गुलाम रहेगी। इसलिए ये देश जो गरीब था, ये गरीब है, और ये गरीब रहेगा। जय हिंद, जय भारत।